कांग्रेस पार्टी वाले सभ्यता सिखाएंगे, राहुल गांधी मंदबुद्धि आदमी सभ्यता सिखाएगा, उनकी माताजी सभ्यता सिखाएंगी, उनकी वो बहन जो बड़ा सा चश्मा लगा के कभी भी आ जाती है और बोलना शुरू कर देती है वो सभ्यता सिखाएंगे। मैं इसको याद दिलाती हूँ राहुल गांधी को, इसकी एक और गलती इसकी बहुत बड़ी जिसे कहते हैं ना हिमाकत। जब दिल्ली के अंदर विधानसभा के चुनाव हो रहे थे अभी, तो मिस्टर राहुल गांधी, द ग्रेट मिस्टर राहुल गांधी, जो कांग्रेस पार्टी के बच्चे हैं 51 साल के, अभी भी ये बच्चे ही हैं, इनको तो मुगली घुट्टी 555 पिलानी चाहिए तब शायद इनकी बुद्धि का विकास हो। तो इन्होंने इनकी एक कोई लांबा करके कोई मैडम है, हाँ वो इनकी कैंडिडेट थी चांदनी चौक से, वहाँ पर उनके चुनाव के प्रचार में उनके मंच से इन्होंने जिस तरीके की शब्दावली का इस्तेमाल हिंदुस्तान के माननीय प्रधानमंत्री जी के लिए किया है, वो क्या शोभा देता है? तुम हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री के बारे में ऐसे बात कर रहे हो, इतने बड़े व्यक्ति के जो उम्र में तुमसे इतने बड़े हैं, तुम उनके बारे में ऐसी बातें कर रहे हो और तुम दूसरों को तमीज सिखाओगे। तुम किसी के लिए कुछ भी बोलो, जो मर्जी आए वो बोल दो, कोई तुमको किसी ने कुछ नहीं बोलना चाहिए। और अगर तुम्हारे लिए कोई तुम्हारा सच्चा नाम ले ले तो तुमको तकलीफ हो जाती है, तुम्हें परेशानी हो जाती है। मैं तो ये कहती हूँ कि ये तुम्हारे संस्कार हैं, इससे माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी का नहीं कुछ गया। जो जिस प्रकार की शब्दावली का राहुल गांधी ने मंदबुद्धि ने इस्तेमाल किया माननीय प्रधानमंत्री के लिए, उनका कुछ नहीं गया। लेकिन इससे पता चलता है कि इसके संस्कार कैसे हैं। सोनिया गांधी जी, कुलदेवी की कृपा से तुम सरकार चला रहे हो, तो कुलदेवी माता नाराज ना हो जाएं, इसलिए तुमने दनादन एक के बाद एक जो है अर्नब गोस्वामी पर तो एफआईआर कर दी। लेकिन जो पुलिस वाले जिनके सामने वो हत्या हुई, जिन्होंने वो हत्या रोकी नहीं, जो उस हत्या के इक्वल भागीदार हैं, उनको तुमने बोला कि सस्पेंड कर दिया। तुमने क्या उन पे एफआईआर करी? तुमने क्या उनसे 10-12 घंटे तो छोड़ो, तुमने 2 घंटे उनसे बात करी? तो जो कल्प्रिट हैं, जिनसे आपसे बात करनी चाहिए, जो एनसीपी का लीडर वहां पर प्रेजेंट था, उनसे तुम बात नहीं कर रहे हो, तुम इधर उधर बात कर रहे हो। सबसे इनकी ये प्रॉब्लम रही है, विचारों की अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। ऐसा लगता है कि हिंदुस्तान के जो संविधान में लिखा गया है वो सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस पार्टी के लिए है। इसमें कौन सी सांप्रदायिकता है? क्या संप्रदाय की बात हो गई? किसी का नाम लेना ये संप्रदाय है? मतलब ये क्या मतलब ये क्या प्रश्न है? मिस्टर कपिल सिब्बल ने ये बोला है। मैं सोचती थी कपिल सिब्बल पढ़े लिखे व्यक्ति हैं, एक वकील हैं, थोड़े सोच समझ के बात करेंगे। तो मतलब क्या दिख रहा है उनको? बस क्या है, क्या करें? अब कुलदेवी का नाम ले लिया ना, सबको अपनी अटेंडेंस तो लगानी पड़ेगी, वरना तो फटका पड़ जाएगा। तो इसलिए कि मैडम हम आपके साथ हैं, आप जो बोलोगे हम तो करेंगे। दिन को बोलोगे दिन, रात तो दिन है, रात को बोल दोगे कि अभी जो नहीं रात नहीं है दिन है, तो हम वो बोलेंगे। तो वही इनका चल रहा है। मैम, कांग्रेस की तरफ से अर्नब गोस्वामी की आवाज़ को दबाने की कोशिश की गई, उन्होंने जिस तरह से उनकी आवाज़ को दबाने की कोशिश की, महाराष्ट्र सरकार का भी इसमें कहीं ना कहीं हाथ है, तो उससे एक बड़ी राहत मिली है। समझ लीजिए जीत हुई है आज अर्नब गोस्वामी की, और हाई कोर्ट ने भी ये मामला सॉर्ट आउट कर दिया है। तो उस पर क्या कहना चाहोगे आप, जो एक बड़ा झटका और एक जो करारी हार हुई है कांग्रेस की? बिल्कुल करारी हार हुई है। और अर्नब गोस्वामी जी का जहाँ तक प्रश्न है, वो एक स्वतंत्र और बेबाक पत्रकार रहे हैं। उन्होंने हमेशा सच बोला है और सच बोलने से वो कभी डर नहीं पाए हैं। तो चाहे आप उन पे 200 एफआईआर कर दो, 400 कर दो, वो बोलेंगे। लेकिन दुख की बात ये है कि पालघर में उन संतों की हत्या में जिन पुलिस वालों का हाथ था, वो कहाँ गए? मेरा ये पूछना है वहाँ महाराष्ट्र की सरकार से कि अपनी सरकार को बचाने के लिए, है ना, कुलदेवी आपकी कुलदेवी हो गई सोनिया गांधी जी, कुलदेवी की कृपा से तुम सरकार चला रहे हो, तो कुलदेवी माता नाराज ना हो जाएं, इसलिए तुमने दनादन एक के बाद एक जो है अर्नब गोस्वामी पर तो एफआईआर कर दी। लेकिन जो पुलिस वाले जिनके सामने वो हत्या हुई, जिन्होंने वो हत्या रोकी नहीं, जो उस हत्या के इक्वल भागीदार हैं, उनको तुमने बोला कि सस्पेंड कर दिया। तुमने क्या उन पे एफआईआर करी? तुमने क्या उनसे 10-12 घंटे तो छोड़ो, तुमने 2 घंटे उनसे बात करी? तो जो कल्प्रिट हैं, जिनसे आपसे बात करनी चाहिए, जो एनसीपी का लीडर वहां पर प्रेजेंट था, उनसे तुम बात नहीं कर रहे हो, तुम इधर उधर बात कर रहे हो। सबसे इनकी ये प्रॉब्लम रही है, विचारों की अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। ऐसा लगता है कि हिंदुस्तान के जो संविधान में लिखा गया है वो सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस पार्टी के लिए है, बाकी किसी के लिए नहीं है। और कांग्रेस पार्टी को जो सपोर्ट करते हैं ऐसे मीडिया हाउसेस के लिए है। उसके अलावा अगर किसी ने सच बोलने की हिमाकत करी, तो ये जो है अपने अपने राज्यों में जहां पर भी अब इनकी छोटी मोटी रह गई हैं सत्ताएं, वहां पर जाकर के ये केस कर देंगे। मतलब आप हर एक को साइलेंट करोगे, आप हर एक की आवाज़ दबाने की कोशिश करोगे, जो भी सच बोलेगा आप उसको चुप कराओगे। सबसे बड़ी प्रॉब्लम श्रेयन, मैं ये जानना चाहती हूँ कि आपका अगर असली नाम ले लिया तो उसमें परेशानी क्या है? अगर कोई मैं तो खुद बोलती हूँ मेरा नाम ममता पेन्युली काले है, क्योंकि पेन्युली मेरा मेडन नेम है। तो इसमें परेशानी क्या? अगर आपका मेडन नेम किसी ने ले लिया, शादी से पहले वाला नाम आपका किसी ने ले लिया, तो आपको तो खुश होना चाहिए, आपको तो गर्व होना चाहिए। क्या परेशानी है आपको? ऐसा क्या है जो आप उसको इतना आग बबूला हो गई?
और आप बोल रहे हो कि आपको बात करने की तमीज नहीं है, आपको सभ्यता नहीं है। आप सिखाओगे सभ्यता? कांग्रेस पार्टी वाले सभ्यता सिखाएंगे, राहुल गांधी मंदबुद्धि आदमी सभ्यता सिखाएगा, उनकी माताजी सभ्यता सिखाएंगी, उनकी वो बहन जो बड़ा सा चश्मा लगा के कभी भी आ जाती है और बोलना शुरू कर देती है वो सभ्यता सिखाएंगे। मैं इसको याद दिलाती हूँ राहुल गांधी को, इसकी एक और गलती इसकी बहुत बड़ी जिसे कहते हैं ना हिमाकत। जब दिल्ली के अंदर विधानसभा के चुनाव हो रहे थे अभी, तो मिस्टर राहुल गांधी, द ग्रेट मिस्टर राहुल गांधी, जो कांग्रेस पार्टी के बच्चे हैं 51 साल के, अभी भी ये बच्चे ही हैं, इनको तो मुगली घुट्टी 555 पिलानी चाहिए, तब शायद इनकी बुद्धि का विकास हो। तो इन्होंने इनकी एक कोई लांबा करके कोई मैडम है, हाँ, वो इनकी कैंडिडेट थी चांदनी चौक से, वहाँ पर उनके चुनाव के प्रचार में उनके मंच से इन्होंने जिस तरीके की शब्दावली का इस्तेमाल हिंदुस्तान के माननीय प्रधानमंत्री जी के लिए किया है, वो क्या शोभा देता है? तुम हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री के बारे में ऐसे बात कर रहे हो, इतने बड़े व्यक्ति के जो उम्र में तुमसे इतने बड़े हैं, तुम उनके बारे में ऐसी बातें कर रहे हो और तुम दूसरों को तमीज सिखाओगे। तुम किसी के लिए कुछ भी बोलो, जो मर्जी आए वो बोल दो, कोई तुमको किसी ने कुछ नहीं बोलना चाहिए। और अगर तुम्हारे लिए कोई तुम्हारा सच्चा नाम ले ले तो तुमको तकलीफ हो जाती है, तुम्हें परेशानी हो जाती है। मैं तो ये कहती हूँ कि ये तुम्हारे संस्कार हैं, इससे माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी का नहीं कुछ गया। जो जिस प्रकार की शब्दावली का राहुल गांधी ने, मंदबुद्धि ने इस्तेमाल किया माननीय प्रधानमंत्री के लिए, उनका कुछ नहीं गया। लेकिन इससे पता चलता है कि इसके संस्कार कैसे हैं, किस प्रकार के संस्कार इसकी माता ने अपने इस पुत्र को दिए हैं, जो बड़े बड़े मंचों में खड़े होकर के इस तरीके के प्रश्न और इस तरीके की शब्दावली का इस्तेमाल करता है। तो इनकी कोई बिसात नहीं है ये किसी से इस तरीके की बातें करे। दूसरी तरफ कपिल सिब्बल ये कहते हैं कि अर्नब गोस्वामी सांप्रदायिकता को फैलाते हैं, जिसको पर रोक लगानी चाहिए। इसमें कौन सी सांप्रदायिकता है? क्या संप्रदाय की बात हो गई? किसी का नाम लेना ये संप्रदाय है? मतलब ये क्या मतलब ये क्या प्रश्न है? मिस्टर कपिल सिब्बल ने ये बोला है। मैं सोचती थी कपिल सिब्बल पढ़े लिखे व्यक्ति हैं, एक वकील हैं, थोड़े सोच समझ के बात करेंगे। तो मतलब क्या दिख रहा है उनको? बस क्या है, क्या करें? अब कुलदेवी का नाम ले लिया ना, सबको अपनी अटेंडेंस तो लगानी पड़ेगी, वरना तो फटका पड़ जाएगा। तो इसलिए कि मैडम हम आपके साथ हैं, आप जो बोलोगे हम तो करेंगे। दिन को बोलोगे दिन, रात तो दिन है, रात को बोल दोगे कि अभी जो नहीं रात नहीं है दिन है, तो हम वो बोलेंगे। तो वही इनका चल रहा है। मैम, दूसरी तरफ इन्हीं की सरकार में वित्त मंत्री रहे पी चिदम्बरम इस तरीके की बातें करते हैं और ये कहते हैं कि जिस तरीके से 2005 से 6 के बीच में जो चाइना की तरफ से इनके लिए फंडिंग हुई, कभी 90 लाख हुए या फिर कभी तमाम तरीके के जो इनकी तरफ से पैसा आया गया, चाइनीज़ कम्युनिस्ट पार्टी से इनको जो पैसा मिला, उसको लेकर पी चिदम्बरम कहते हैं क्या अगर हम चाइना की कम्युनिस्ट पार्टी का पैसा वापस कर दें तो जो ज़मीन पर कब्जा कर रखा है वो हमें वापस दे देगा? बहुत अच्छा प्रश्न है, बहुत ही बढ़िया प्रश्न है मिस्टर चिदम्बरम साहब, बड़ी अकल की बात करी आपने। अब मैं पी चिदम्बरम जी से ये पूछना चाहती हूँ कि 2005 और 6 में यूपीए की सरकार के समय पे तुम लोगों ने राजीव गांधी फाउंडेशन, जो एक कोई जिस फाउंडेशन का इस देश से कोई लेना देना नहीं है, इस देश के गरीब से कोई लेना देना नहीं है, ये वो उनका व्यक्तिगत फाउंडेशन है, जिसमें माता, पुत्री, बेटा, मनमोहन सिंह जी और मिस्टर पी चिदम्बरम, ये सारे जो है ना, ये सारे चोर मौसेरे भाई, ये सब उसके मेंबर्स हैं। तो उसमें इन्होंने 5 और 6 में 90 लाख नहीं 1 करोड़ से ऊपर की धनराशि ली है। और किस राष्ट्र से? जो राष्ट्र हमारा हमेशा से दुश्मन रहा है, उससे तुमने पैसा लिया। और इन्होंने बात करी है कि वो हमारी जमीन वापस देंगे कि नहीं देंगे। बिल्कुल, पूछो ना जाकर के, अपने दोस्तों से फोन करो, जिनपिंग को फोन करो और उससे पूछो कि भाई 2013 में हमारे कार्यकाल में हमको पैसे देने के बाद हमारे कार्यकाल में जो तुमने 640 स्क्वायर किलोमीटर की जमीन पर कब्जा कर लिया था, वो वापस करोगे? हम तुम्हें तुम्हारा पैसा वापस दे देते हैं, तुम हमें हमारी जमीन वापस दे दो। इनसे बोलो ना, क्योंकि सारी जो जमीन चाइना ने हथियाई है हिंदुस्तान से, इनके समय पर ही हथियाई है। तो ये प्रश्न यहाँ क्यों पूछ रहे हैं? जाके अपने बेस्ट फ्रेंड से पूछे, अपने दोस्तों से पूछे, जिनसे ये पैसा लेके आए, जिनके हाथों में इन्होंने देश को बेचा है। और दूसरा श्रेयन देखिए, ऐसा है कि ये आज की बात नहीं है, इनका इतिहास समझना पड़ेगा हमें। कांग्रेस पार्टी का इतिहास ही काला रहा है। कांग्रेस पार्टी वो पार्टी रही है जिसने हिंदुस्तान का सिर्फ और सिर्फ दोहन किया है। उनके लिए हिंदुस्तान जो है सिर्फ राजनीति का एक माध्यम रही है, अपने लिए पैसा कमाने का माध्यम रही है। हम इस देश की जमीन, इस देश का इज्जत, इस देश का राष्ट्रगान, इस देश का ध्वज, उससे उनको कोई लेना देना नहीं है। देखिए, मैं आपको थोड़ा सा इतिहास में लेके जाती हूँ। जब 1946 में ये बात तय हो गई थी कि अब हमें आज़ादी मिलने वाली है, तो उस वक्त एक बात और साफ थी, वो ये बात थी कि आज़ाद हिंदुस्तान का जो प्रधानमंत्री बनेगा वो जो है कांग्रेस पार्टी का प्रेसिडेंट होगा। अब कांग्रेस पार्टी ने इस बात को मद्देनजर रखते हुए उस समय जो उनकी स्टेट कमिटीज थी, उनके द्वारा वोटिंग की प्रक्रिया आरंभ कर दी, इंटरनल कमिटी की वोटिंग, है ना। अब 15 जो स्टेट कमिटीज थी, उसमें से 13
13 लोगों ने, 13 कमिटीज ने सरदार वल्लभ भाई पटेल जी के पक्ष में वोट डाली थी और 3 मिली थी नेहरू जी को। क्लियर कट मैंडेट था कि वल्लभ भाई पटेल जी जो हैं अध्यक्ष बनेंगे कांग्रेस के, और इस नाते जो हैं वो स्वतंत्र भारत के पहले प्रधानमंत्री बनेंगे। अगर ऐसा हो जाता और सरदार पटेल जी प्रधानमंत्री बनते तो आज इस देश की तस्वीर ही कुछ होती, अलग होती, बिल्कुल डिफरेंट होती। लेकिन माननीय नेहरू जी, मिस्टर नेहरू, चाचा नेहरू को जो है एकदम से उनके दिल पे लग गई। क्यों? क्योंकि आई मी माई सेल्फ, मैं प्रधानमंत्री बनूंगा, मैं नहीं बनूंगा तो कोई नहीं बनेगा, मेरे को राजनीति करनी है, मुझे इस देश पे शासन करना है, मुझे इस देश का दोहन करना है। बाल हट लेकर के बैठ गए बापू के सामने और बन गए अध्यक्ष और उसके बाद प्रधानमंत्री। ये पहली सच्चाई है इनकी कि किस तरीके से इन्होंने वहां से हमारा और हमारे देश का दोहन शुरू किया। दूसरा मैं बताती हूँ इंदिरा जी के समय का। आप मुझे बताओ, क्या इस देश के अंदर किसी भी सूरत में इमरजेंसी लगाने की आवश्यकता थी? क्या इमरजेंसी और आपातकाल जैसी चीज की आवश्यकता इस देश के अंदर थी? नहीं थी। लेकिन इंदिरा गांधी जी ने अपने राजनीतिक आपातकाल को बचाने के लिए इस पूरे देश को, इस हिंदुस्तान को, हिंदुस्तान के मासूम लोगों को आपातकाल जैसी काले अध्याय में झोंक करके रख दिया। जो ऑपोजिशन था, जो बड़े बड़े लोग थे जिन्होंने इसके विरोध में अपनी आवाज़ खोली, उनको रातों रात, महीनों, सालों तक जो है जेल के अंदर बंद कर दिया। मीडिया, ये बात करते हैं मीडिया की कि मीडिया को जो है बोलने का मौका नहीं दिया जाता और मीडिया को दबाया जा रहा है। आज के समय में कुछ लोग ये बोलते हैं ना, ये सरदेसाई जैसे कुछ लोग, इनसे ये पूछो और इनको ये बोलो कि अगर तुमने कभी भी इतिहास पढ़ा है तो जिस तरीके की हालत मीडिया की इंदिरा जी ने करी थी इमरजेंसी के टाइम पे, आज तक कभी हुई नहीं है। पूरे मीडिया को बंद करके उनके मुंह पे ताले लगा दिए थे। तो क्या आवश्यकता थी? अपने लिए, अपने गेन के लिए, अपनी राजनीति के लिए इंदिरा जी ने ये किया। अब आ जाते हैं राजीव गांधी जी पर। राजीव गांधी जी के समय का बोफोर्स घोटाला, सेना के नाम पर घोटाला, इस देश की सुरक्षा को कॉम्प्रोमाइज करके अपने पैसे बनाने के लिए घोटाला, देश को बेचने का घोटाला, ये राजीव गांधी जी ने करा। कितना बड़ा वो घोटाला था। क्यों? क्योंकि अपने लिए करना है। उसके बाद आ जाते हैं मैडम सोनिया गांधी। इन्होंने तो मतलब हर हद पार कर दी। और कई बार मुझे ये लगता है कि इनसे ये जो विदेशी महिला हमारे देश में मेहमान है, ये हमारी, हमें इनको वापस भेज देना चाहिए। ये हमारे देश की क्या चिंता करेंगी? इनको हम जैसे हम लोगों की क्या चिंता है? इनको क्या फर्क पड़ता है? ये तो इटली से आई इसलिए थी विवाह करके कि इस देश का दोहन करे। तो इन्होंने तो हर हद पार कर दी। और उसके बाद इन्होंने 5-6 में वहां से, चाइना से इतनी बड़ी धनराशि लेकर के ये बैठ गई, उनसे पैसा लिया और देश की जनता को बताना तक जरूरी नहीं समझा। उसके बाद इन्होंने 2008 में MOU किया है साइन उनके साथ। तो जो देश हमारा दुश्मन रहा है, और मैं आपको एक चीज और बताती हूँ, हमारे देश की फौज ने हमेशा से इन लोगों को शुरू से ये बात बोली है कि देखिए, पाकिस्तान तो है ही पिद्दी सा देश है, वो नहीं है, चाइना हमारा मेन दुश्मन है, उस पर ध्यान रखो। लेकिन इन्होंने कभी भी फौज की बात नहीं सुनी, इन्होंने कभी भी फौजियों को सम्मान नहीं दिया, उनको चुप करा करके अलग बिठा दिया। इनको ये लगा कि फौजियों का, इनका क्या काम है, ये तो सिक्योरिटी गार्ड्स हैं, ये तो हमारे नौकर है, इनका तो काम है, हम इनको तनख्वाह देते हैं मरने के लिए, तो क्या फर्क पड़ता है अगर ये मरते हैं। ये सोच रही है कांग्रेस पार्टी की फौज के लिए। और ये लोग आज खड़े होकर के प्रश्न कर रहे हैं इन सारी चीजों पर, जब इनके घोटाले, इनके काले कारनामे, इनकी काली करतूतें खुल करके सामने आ रही हैं। पैसा ले लिया तुमने उस चाइना से, जो चाइना जो है इतने टाइम से हमें आंखें दिखाती रही है, जिसके चक्कर में हमारी फौज जो है 24/7 वहां पर सो नहीं पाती है, खड़ी रहती है बॉर्डर में। तुमने उनसे पैसे ले लिए, किस हक से पैसे ले लिए? और अब तुम ये बोल रहे हो कि हम इनका पैसा वापस कर दे। बिल्कुल करो ना, करो वापस, और 640 स्क्वायर किलोमीटर मेरे देश की जमीन वापस लेके आओ। पीछे चिदम्बरम, अगर तुम्हारे अंदर हिम्मत है, और तुम्हारी जो कुलदेवी माता जी है ना, उनसे भी बोलो, करो फोन। यहाँ पूछने से क्या होता है? मैम, दूसरी तरफ अब जैसे कि कल रात को मोदी सरकार ने इस चाइना को जो एक मुंह तोड़ जवाब दिया, एक डिजिटल सर्जिकल स्ट्राइक कर दी और 59 ऐप्स को बैन कर दिया, इंडिया में 59 ऐप्स को बैन कर दिया। तो उसके बाद जहां एक चीन को एक तगड़ा झटका लगा है, उसका विदेश मंत्री हो या फिर वहां का पेपर हो ग्लोबल टाइम्स, वो तमाम तरीके की बातें, क्योंकि वो बौखला चुका है बुरी तरीके से। और यहीं पर हमारे भारत में रहने वाले लिबरल्स हों, कम्युनिस्ट हों या कांग्रेस पार्टी हो, वो ये कह रहे हैं कि बैन करके जो ऐप्स बैन किए हैं इससे कुछ भी फायदा नहीं है। कोई कह रहा है कि व्हाट्सएप को बैन कर देना चाहिए, तो दूसरी तरफ कह रहे हैं कि जो भी इन्वेस्टमेंट हुआ है उस पैसे को मोदी सरकार को वापस करना चाहिए, यानी कि टिकटॉक कंपनी को 30 करोड़ रुपए वापस करने की बात कर रहे हैं। इसे कहते हैं फिर से विनाश काले विपरीत बुद्धि। इनके विनाश का समय आया हुआ है और इस देश की जनता जो है ना, अब खड़ी हो रखी है कि भाई बस हो गया तुम्हारा, अब हम तुम्हारी कोई बात नहीं सुनेंगे। पहली बात, सबसे पहली बात, 59 ऐप्स
जो हिंदुस्तान के माननीय प्रधानमंत्री जी ने और इस सरकार ने बैन किए हैं, ये ऐतिहासिक निर्णय है, ये बहुत बड़ा निर्णय है। इस निर्णय को लेने के लिए बहुत हिम्मत चाहिए और इसका सम्मान करने के बजाय तुम फिर से जाके चाइना के साथ खड़े हो गए हो। फिर से क्यों? क्योंकि तुमने उनसे पैसे खाए में, उन्होंने तुमको खरीदा हुआ है, तुम तो बिक गए उनके हाथों में। तो अब जब चाइना का बिजनेस यहाँ बंद कर रहे हैं देश के प्रधानमंत्री, तो तुम तो अपने आकाओं के फेवर में बोलोगे ना, तुम देश के फेवर में तो बोलोगे नहीं। और बाय द वे अगले जो नेक्स्ट क्वार्टर था उसके लिए टिकटॉक ने 100 करोड़ की अपनी टारगेट रखा था कि 100 करोड़ वो इससे कमाने वाले थे और उसमें से 30% जो रेवेन्यू जाता है वो इंडिया से जाता है। आप सोचिए 70% बाकी जगहों से जाता है और 30% अलोन इंडिया उनको देती है। इतना बड़ा रेवेन्यू, तो क्या आपको नहीं लगता कि इसको बंद करना चाहिए था? इसकी ज़रूरत है? क्यों हम ये पैसा उनको दे रहे हैं चाइना को? ताकि हमारा पैसा उनके पास जाए, वो जो है अर्थव्यवस्था के तौर पे स्ट्रांग हो और उसी पैसे को हमारे खिलाफ इस्तेमाल करें, बजाय इसके बोलने के कि प्रधानमंत्री जी हम आपको सल्यूट करते हैं, आपका आभार व्यक्त करते हैं, बिल्कुल आपने 59 का सब कुछ बंद कर दीजिए चाइना का, हम आपके साथ खड़े हैं। ये लोग जो है प्रश्न कर रहे हैं, इनकी बिसात क्या है प्रश्न करने की? और दूसरी बात, इनको ये इनको पता ही नहीं है, ये ना क्या बोलूँ मैं, इतने बेवकूफ़ है ना ये, इनकी कोई दिमाग ही नहीं है, कुछ सोच ही नहीं है, क्योंकि देश के लिए कभी सोचा ही नहीं। ये कह रहे हैं कि वो चाइना का पैसा है जो टिकटॉक वाला 30 करोड़ का। अरे भैया वो हिंदुस्तान का पैसा है, वो उन सब लोगों का पैसा है हिंदुस्तानियों का जिन्होंने टिकटॉक ऐप डाउनलोड किया, जिन्होंने इस्तेमाल किया, हमारा पैसा है वो 30 करोड़ रुपए हमारे लोगों के हैं। बल्कि हमें तो चाइना से, इनको बोलना चाहिए कि चाइना से बोलो और पैसे दो, हमको और पैसे दो और देश को दो, सोनिया गांधी को मत दो, उस राजीव गांधी फाउंडेशन को मत दो। लेकिन इनको ये सब चीज़ें करनी नहीं है, देश के बारे में कोई बात ही नहीं करनी है। क्यों बात करेंगे ये? वो टिकटॉक जिसने जो है इतनी ज़्यादा यहाँ पर अपनी प्रसिद्धि हासिल कर ली थी कि फेसबुक को पीछे छोड़ दिया था। शर्म आनी चाहिए, अब तक खुद से बैन कर देना चाहिए था, इनको तो अपील लेनी चाहिए। मैम कुछ लोग टिकटॉक पे बिल्कुल बिल्कुल, तो मैं तो बहुत खुश हूँ और साधुवाद देना चाहिए। और जो भी राइट माइंडेड सिटीजन है, कल से वो बहुत प्रसन्न है। आप किसी भी ट्विटर पे चले जाइए, आप कहीं पर भी इंस्टा में चले जाइए, फेसबुक पे चले जाइए, जिन लोगों को हिंदुस्तान की चिंता है, हिंदुस्तान के आवाम की चिंता है, हिंदुस्तान के उन फौजी भाइयों की चिंता है जो हमारे लिए वहाँ पर खड़े होकर के गोलियाँ खा रहे हैं, उन 20 शहीदों की चिंता है, वो कह रहे हैं कि मोदी जी आपने ये बहुत बढ़िया निर्णय लिया। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने देश के प्रधानमंत्री के निर्णय लेने से पहले भी टिकटॉक को डिलीट कर दिया था, बाकी ऐप्स को डिलीट कर दिया था। लेकिन कांग्रेस पार्टी नहीं डिलीट करेगी, क्योंकि कांग्रेस पार्टी बिकी हुई पार्टी है। ये देश के अंदर तो बिके, देश के बाहर भी बिके हैं। और मैं तो कहती हूँ आजकल चाइना का और पाकिस्तान का आपस में गधों को खरीदने का व्यापार चल रहा है। चाइना वाले कहते हैं 3 करोड़ गधे जो हैं पाकिस्तान से खरीद रहे हैं, 3 करोड़ गधे। तो मैं जो हूँ चीन को बोलना चाहती हूँ कि भैया ऐसे करो, एक आधे हमारे यहाँ से भी खरीद लो, सीरियसली हमारे यहाँ से खरीद लो, 3 करोड़ के बराबर हैं, हमें निजात मिले और तुम रखो इनको, क्योंकि इनको इतना प्यार है चीन से, तो जाएं वहीं पर, रहें वहीं पर, हमें छोड़ें, हमें बख्शें। धन्यवाद मैम।